बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं, 10 का दम का एक और वीडियो आपके सामने है। और ऐसे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है आपका बाल मनोविज्ञान। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। ओके, बाल मनोविज्ञान। और ऐसे में सवालों की संख्या है आपकी 10। आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी से भी जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करें। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप 8081743734 से भी जुड़ सकते हैं। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चाइल्ड साइकोलॉजी 10 के दम में टारगेट आज का आपका बिल्कुल 7/10 होना चाहिए। मतलब आप भैया 7 सवाल सही करो आउट ऑफ 10 में से, ठीक है। तो पूछा है आपसे पहला क्वेश्चन कि फादर ऑफ यूजेनिक्स यानी कि सुजनन शास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है। क्रो एंड क्रो करके लिखा है, रॉस हैं, वुडवर्थ महोदय हैं, या फिर गॉल्टन करके लिखा हुआ है, फ्रांसिस गॉल्टन। आपको मैं बता दूं, आप में से काफ़ी बच्चे हैं जो आंसर करना यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। जब हम बात करते हैं सुजनन शास्त्र के पिता फादर ऑफ यूजेनिक्स को लेकर के, यहाँ पर जो नाम देखने को मिलता है वो फ्रांसिस गॉल्टन का देखने को मिलता है। जिन बच्चों ने आंसर डी किया है उनका एकदम से करेक्ट है। बात आती है सुजनन शास्त्र आखिर है क्या, यानी ये यूजेनिक्स आपका है क्या। तो आपको मैं बता दूं आपको, सबसे पहले इन्होंने जो यूज़ में ये इस शब्द को लेकर के आए थे वो आपका ईयर था 1883। 1883 ईस्वी में सबसे पहले इनके द्वारा ये शब्द जो है यूज़ में लाया गया था। मैं आपको बता दूं कि मानव के आनुवांशिक गुणों में, ध्यान दीजिएगा, मानव के आनुवांशिक गुणों में जो हेरिडिटी, जो जीन्स रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ गुण होते हैं उनकी स्टडी को ही हम सुजनन शास्त्र कह देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी आप एक डिस्क्रिप्शन के उसमें समझ गए होंगे। एक सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा। जो दूसरा सवाल है उसमें आपसे ये कहते हैं कि सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट किसका है? अच्छा, ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये फ्रांसिस गॉल्टन का ही है जो आपके स्क्रीन पर इस समय दिख रही है। दूसरे में यहाँ पर जिन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो अगर आप फ़ोटो पहचानते हैं, अगर आप उन्हें जानते हैं तो बहुत आसानी से आंसर कर ले जाएंगे। क्रिएटिविटी के बारे में बोला है, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया जो है क्रो एंड क्रो का, कॉल एंड ब्रूस का स्टेटमेंट है, डीहान महोदय का है, या फिर डेव हल करके है। ध्यान दीजिएगा, जब हम इस क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे तो क्रिएटिविटी मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक क्रिया है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा दिया गया है। आप में से कई लोगों ने सही किया, कई लोगों ने गलत कर दिया है। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल में आपसे क्या पूछा है, ये कहते हैं कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती है, मतलब लर्निंग प्रोसेस में कहीं भी हमें अगर प्रोग्रेस देखने को ना मिले, तो ऐसी स्थिति या अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? ये कहते हैं वो लर्निंग कर्व होता है, सीखने का वक्र। ये कहते हैं वो अवधान या अटेंशन है। ये कहते हैं वो स्मृति है, मेमोरी। और ये कहते हैं कि वो लर्निंग प्लेटो यानी फिर सीखने का पठार है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। आपने बीटीसी में एडमिशन लिया, पहला सेमेस्टर बीता, दूसरा बीता, तीसरे सेमेस्टर में जब आप गए बीटीसी बीएड की, ऐसे में जब हम बात करते हैं तो हो सकता है कुछ आर्थिक समस्याएं, कुछ पारिवारिक समस्याएं, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं आ जाएं और ऐसे में आपकी पढ़ाई बाधित हो जाए। तो ऐसे में इन चीज़ों को हम जो है पठार के रूप में जानते हैं। ये दोस्त बिल्कुल वैसे ही है, कैसे है, जैसे ये आपकी एक मान लीजिए समतल भूमि है, आप ऐसे चलते जा रहे थे, आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते जा रहे थे और बीच में आपका पठार आ गया। कुछ समतल भूमि से जो ऊंचा जो उठा भाग होता है उसे आप पठार कह देते हो। तो आपकी ज़िंदगी बहुत आराम से चल रही थी और उसमें पठार आ गया, यानी कि कुछ दिक्कतें, कुछ समस्याएं आ गईं, और इसी को जो है हम कह देते हैं, ये जो प्रोग्रेस में जो हर्डल्स, जो दिक्कतें हैं, उन्हें हम सीखने का पठार कह देते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी आएगा। एक कर्व यहाँ पर मैंने एक चित्र में रखा है, आप बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग कर्व ग्राफ में आप चीज़ों को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या है कि वो बच्चा कितना कुछ एफर्ट लगा रहा है, और राइट साइड में मैंने परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब इतना एफर्ट किया तो इतना बढ़ा, आप समझ रहे हैं, इतना एफर्ट किया तो इतना बढ़ा। फिर क्या हुआ कि इस ग्राफ को ऐसे सीधे ऊपर चलते चला जाना चाहिए था, है
भाई जितना मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा। बट हुआ क्या कि ये ग्राफ जो है ऊपर और जाने के बजाय नीचे चलता चला गया। आप देख रहे हैं कि ये जो है ऊपर जाने के बजाय सीधे, तो इसमें कहीं ना कहीं रुकावट, कहीं ना कहीं दिक्कतें, समस्याएं जो है वो परिलक्षित होती हैं। तो ये लर्निंग कर्व ग्राफ है जो आपके स्क्रीन पर है। उम्मीद करते हैं आप एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से समझे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी कि बुद्धि लब्धि को लेकर के हम जब बात करते हैं, आईक्यू निकालने का सही सूत्र क्या है। तो मेंटल एज डिवाइडेड बाई मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है। अगले में लिखा है मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। उसके बाद लिखा है क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाई मेंटल एज इंटू 100, या फिर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होगा, इन्होंने आपसे सीधे सीधे यही पूछा है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर बहुत बच्चे हैं जो सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जब हम इंटेलिजेंस क्वोशेंट को लेकर के बात करते हैं तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 होता है। ये है आपका सूत्र। मतलब अगर हम मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग दे देते हैं, जो वैल्यू आती है उसको अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का आईक्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो बी देखने को मिलेगा। एक 5वां सवाल आपसे क्या बोला है, ये कहते हैं कि सीखने के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जब प्रयास और भूल के सिद्धांत के बारे में बात करते हो, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसका प्रतिपादन किसने किया था, यह प्रयास और भूल के सिद्धांत को किसने दिया था। कोहलर का नाम लिखा है इसमें, पावलोव लिखे हैं, थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, और यहाँ पर गेस्टाल्ट लिखा है, गेस्टाल्टवादी, आपने नाम सुना होगा अच्छे से। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ऐसे में, या प्रयास और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एरर मेथड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। ये सवाल में जब हम देखेंगे तो ये चीज़ जो हम बताई गई थी ऐसे में, ये बताई गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यहाँ पर लिख लीजिएगा, थॉर्नडाइक की बिल्ली है, जानते हो कि नहीं। तो ये हैं E.L. थॉर्नडाइक। आप इनको फुल फॉर्म इनका जो है वो क्या है आपका, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक करके, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक करके हम इन्हें लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका सी आएगा। एक और 5वें सवाल के बाद 6ठे सवाल पर हम आ चुके हैं, और आपसे ये कहते हैं कि सामान्य संयुक्त कोशिका, जी हाँ, जब एक जनरल से हम जो है कोशिका को लेकर के बात करेंगे, सेल को, तो उनमें क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22, 24, 34 या फिर 23। आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, आंसर आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में जब हम बात करते हैं सामान्य संयुक्त कोशिका में क्रोमोसोम्स के या गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, ऐसे में ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको ऐसे में 46 देखने को मिलते हैं संख्या में, और ऐसे में 23 जोड़े गुणसूत्र जो है वो देखने को मिलेंगे। कोशिका क्या है और ऐसे में खोज को लेकर के बात की जाए तो जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये एक पिक्चर, एक चित्र को बता रहा है, किसके, सेल के एक चित्र को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बयां कर रहा है। तो भाई यहाँ पर जो 6ठे का आंसर आएगा वो डी आएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वें सवाल में आपसे क्या पूछा है भाई, ये कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। हॉल करके हैं, स्टैनले हॉल, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, हेगार्टी या फिर बरहस्ट फ्रेडरिक स्किनर। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब हम बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को लेकर के, ऑपरेशनल या ऑपरेंट करके लिखा हुआ है कंडीशनिंग थ्योरी, आपने आंसर करना शुरू कर दिया है, वेरी गुड। तो ये जो चीज़ बताई गई वो बरहस्ट फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा बताई गई। किसके द्वारा, बरहस्ट फ्रेडरिक स्किनर, ये इनका पूरा नाम भी है जो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। जिन बच्चों ने डी आंसर किया है उनका एकदम से करेक्ट है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इनके द्वारा दी गई है। एक 8वें सवाल की तरफ चलते हैं, और आपसे 8वें में क्या पूछा है, वुल्फगैंग कोहलर की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि निम्न में से वो किससे संबंधित हैं। विकास के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से बोला है यहाँ पर, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से। ये जो कोहलर की थ्योरी है वो आखिर किससे रिलेट करती है, यही एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे इन्होंने पूछा हुआ है। तो वुल्फगैंग कोहलर का नाम जो है वो देखने को मिलता है, इनका पूरा नाम वुल्फगैंग कोहलर करके है। मोटिवेशन की थ्योरी,
डेवलपमेंट, लर्निंग या फिर पर्सनालिटी। तो वुल्फगैंग कोहलर का जो सिद्धांत है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चे सही कर रहे हैं। तो ये आपका अधिगम के सिद्धांत से रिलेट करता है। ये जब भी हम बात करेंगे तो वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था, आप बहुत अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और आज के लिए जो सवाल है आपका कि जिस वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था, ध्यान दीजिएगा, उस वनमानुष का नाम क्या था, यही आप कमेंट सेक्शन में आज बता दीजिएगा। आज के लिए जो सवाल है आपका वो यही है, ठीक है, कि अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत था वुल्फगैंग कोहलर का, ठीक है। चलिए, और कहते हैं कि जो एक गेस्टाल्ट थ्योरी है, जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है, वो इन्होंने ही दिया था, ठीक है। और भाई एक 9th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये कहते हैं कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान यानी कि लिक्विड क्रिस्टलाइन मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के प्रतिपादक इनमें से कौन है। तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान बुद्धि का, ये किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन में कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन और स्किनर का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं। जब हम बात करते हैं बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान को लेकर के, तो यहाँ पर जो आंसर देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूँ, कैटल के शिष्य थे, एक हॉर्न करके थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। लेकिन जो नाम देखने को मिलता है वो रेमंड कैटल का नाम देखने को मिलता है। किसका? रेमंड कैटल, ये नाम जो है वो देखने को मिलता है। ऐसे में आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। और कहते हैं कि इन्हीं के जो कैटल के जो शिष्य थे, इन्होंने नाम था उनका हॉर्न करके, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कहते हैं कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्धि का मतलब जानते हैं क्या होता है। ये कहते हैं कि समस्याओं के समाधान करने की क्षमता, आप प्रॉब्लम को कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी आप में कितनी है, आप समझ रहे हैं, उसी से आपकी ये रिलेट करती है। और ये कहते हैं कि जिसके बारे में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, इसे ही इन्होंने लिक्विड क्रिस्टलाइन मॉडल बोल दिया है। एक और सवाल की तरफ चलते हैं, और आपसे इसमें क्या पूछा है भाई इन्होंने, 10 नंबर में आपसे कहते हैं कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान यानी कि मेंटल स्टॉर्मिंग, जो भी आपका एक थ्योरी है, उद्वेलन को स्टॉर्मिंग करके बोलते हैं, मेंटल स्टॉर्मिंग का प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग के, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपके इंग्लिश में ऑप्शंस हो जाएंगे अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो। मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं एक अपसारी प्रकार के चिंतन को लेकर के, डाइवर्जेंट प्रकार के थिंकिंग को लेकर के, उस समय क्या होता है कि हम अपना मस्तिष्क झंझावात कर रहे होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं। इससे हम मस्तिष्क आलोडन, मस्तिष्क विलोडन, मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क झंझावात, जो चाहे आप हिंदी में कह लो, अंग्रेजी में ब्रेन स्टॉर्मिंग ही है, ठीक है। क्या है, मैं लिखे दे रहा हूँ, BRAINSTOR, स्टॉर्मिंग। से तूफान नहीं आता है, जैसे इस समय ताउते चल रहा है आपका, देखिए गुजरात, मुंबई में कितना कुछ हाहाकार मचाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। और ऐसे में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि उस समय हम अपसारी चिंतन कर रहे होते हैं, मतलब कई तरीके से हम सोच रहे होते हैं किसी भी समस्या के समाधान को, और वहाँ पर उसी अपसारी चिंतन, ब्रेन स्टॉर्मिंग के फलस्वरूप हमें क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, हमें सृजनात्मकता देखने को मिलती है, और इसी सृजनात्मकता के फलस्वरूप एक और चीज़ निकल करके आती है, वो है नवीनता। जब हम किसी चीज़ का सृजन करते हैं तो वो नई चीज़ों को लेकर के हमारे सोसाइटी में आती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा। आशा उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आपने 7/10 तो आज कर ही लिया होगा। शुक्रिया आप सभी का फ़िलहाल के लिए। एक सवाल मैंने पूछा है कि आखिर उस वनमानुष का नाम क्या था जिस पर कोहलर ने प्रयोग किया था, और यहाँ पर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी। इस वीडियो तक आप ज़रूर पहुँचाइए। मिलते हैं एक और 10 के दम में आपसे हम जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।